हेलो एवरीवन, मैं सेफ प्रवीण कुमार प्रजापति फ्रॉम प्रवीण एजुकेशन ग्रुप। मैं आपके लिए ले आया ऑडियो बुक, वो भी है न्यू एनसीईआरटी की। उसका हम लोग कर रहे हैं अध्याय 2, जीव जगत का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव जीवन ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग या आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादप को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिससे उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्र की एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी यानी हरित सेवल एवं अप्रकाश संश्लेषी यानी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसके कारण अत्यंत लंबे समय तक से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूह यानी जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्या की गई है। अच्छा, ये तालिका 2.1 दी गई है। 5 जीव जगत के लक्षण दिया। कोशिका के प्रकार मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया। विद्यार्थियों, ये नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत आईएमपी माना जाता है। इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो एक बार हम लोग इसको एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कोशिका का प्रकार है तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति होगी मोनेरा में सेल्यूलोज रहित यानी बहुसर्कराइड प्लस अमीनो एसिड की। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होगी। फंजाई में सेल्यूलोज रहित काइटिन युक्त। प्लांटी में सेल्यूलोज सहित। एनिमेलिया में अनुपस्थित होगी। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित। काय संरचना कोशिकीय, कोशिकीय और फंजाई में बहुकोशिक यानी अदृढ़ ऊतक। प्लांटी में ऊतक या अंग तंत्र या ऊतक तंत्र और एनिमेलिया में ऊतक, अंग और अंग तंत्र सभी आते हैं। पोषण की विधि स्वयं पोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी में मृतपोषी और परजीवी दोनों पाई जाती है। मोनेरा में, प्रोटिस्टा में स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, और ये कवक में परपोषी में मृतपोषी एवं परजीवी और स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषी। प्लांटी में, एनिमिलिया में परपोषी, प्राणी संभोजी, मृतपोषी इत्यादि। प्रजनन की विधि संयुग्मन, युग्मन, संलयन एवं संयुग्मन, निषेचन, निषेचन और निषेचन। सन 1969 में यानी 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया हैं। कोशिका संरचना, कायिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे। लक्षणों का एक इससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल यानी फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारी यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अतः एक षट जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। अब इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल
या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लैमिडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरस शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका, हरित शैवाल जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति क्लैमिडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहली की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी संबंधों पर आधारित हो, बल्कि जातिवृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। हम इस अध्याय में हम व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। 2.1 मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों, गोलाकार कोकस यानी बहुवचन कोकाई, छड़ाकार बैसिलस यानी बहुवचन बैसिलाई, कोमा आकार के विब्रियन बहुवचन विब्रिया तथा सर्पिलाकार स्पाइरिलम यानी बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। चित्र 2.1 देख लीजिए। चित्र सबसे पहला कोकाई, बाद में बेसिलाई, फिर स्पाइरिला का दिखा रहे हैं, फिर ये है विब्रियो। चलिए बढ़ते आगे। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चयापचय यानी उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकार संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। 2.1 आद्य बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय यानी हेलोफी, गर्म झरने यानी थर्मोएसिडोफिलस एवं कच्छ क्षेत्र यानी मेथोनोजन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। ये लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी हैं। मेथोनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर में मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। यू बैक्टीरिया। 2.1.2 हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति अथवा एक कसाब यानी चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतु में अलवण जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुत सरलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अवघटक होते हैं।
इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। देखिए, एक चित्र दिया है, एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया, ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली और ये इनका डीएनए। फिर इसके बाद आता है प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाभ एवं पक्षमा भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मन जनित जायगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। 2.2.1 क्राइसोफाइट। इस समूह के अंतर्गत डायेटम तथा सुनहरे सवाल डेस्मिड आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय यानी समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। डायेटम में कोशिका भित्ति साबूदाने की तरह इसी तरह के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायेटम अपने परिवेश यानी वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायेटमी मृदा कहते हैं। कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। 2.2.2 डाइनोफ्लैजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में दो कशाभ होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल अथवा लाल तरंगे दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव इसके कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनिया लेक्स। 2.2.3 यूग्लिनोइड। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिगिल होती है जो उनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कशाभ होते हैं, जिनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश के नहीं होने पर ये अन्य सूक्ष्म जीवधारियों पर का शिकार कर पोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिनाए। चित्र 2.4 ब 2.2.4 अवपंक कवक। चलिए 2.4 अवपंक कवक। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह यानी प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। 2.2.5 प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है।
अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं। फिर आए हैं कशाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद तथा अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है। परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण हैं जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपेनोसोमा। पक्षमावी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें गुहा यानी ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसे व्यवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। 2.3 कवक यानी फंजाई जगत। परपोषी जीवों में फंजाई यानी कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक यानी मशरूम तथा कुकुरमुत्ता यानी टोडस्टोल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमयी है लेकिन यीस्ट जो एक कोशिक है इसका अपवाद है। ये लंबी पतले धागे की तरह की संरचनाएं होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवकजाल यानी माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरा होता है जिन्हें संकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। वे मृत बस्ट्रेस्ट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोर्निडिया कहते हैं अथवा बीजाणु धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन यानी निषेकता अंड यानी ओस्पोरा एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। दूसरा, 2 केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरा, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई यानी एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल के आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। 2.3.1 फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु दाने में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी यानी समयुग्मकता अथवा भिन्न यानी असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण है म्यूकर राइजोपस यानी रोटी के कवक, पहले ही बता चुके हैं, तथा एल्बुगो यानी सरसों पर परजीवी फंजाई है।
2.3.2 एस्कोमाइसिटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। वेले पाई जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी यानी अपघटक परजीवी अथवा समलरागी यानी पशु विष्ठा पर उगने वाली होते हैं। कवक जाल साकित तथा पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनुड़िया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनुडियम दर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनुड़िया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलेसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये ऐसा ही यानी एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एस्परजिलस चित्र 2.5ब, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। 2.3.3 बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात प्रकार सामान्य प्रकार मशरूम ब्रैक्ट फंजाई तथा अथवा पफ बॉल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं जैसे किट्ट तथा कंड यानी स्मट। कवक जाल शाकित तथा पटीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते लेकिन इसमें प्लेज्मोगे में विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन यानी कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस यानी मशरूम चित्र 2.5, ऑस्ट्रेलिकोकंड तथा पक्षिनी यानी किट्ट फंगस है। 2.3.4 डिट्यूरोमाइसिटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तत्व अथवा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें डिट्यूरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधों यानी कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें डिट्यूरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब डिट्यूरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित यानी लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। डिट्यूरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कॉन्युडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। 2.4 पादप जगत यानी प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक है और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट बक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडरवर्ड तथा वीनस फ्लाईट्रिप कीट बक्षी पौधे हैं और अमरबिल कस्कुटा परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में सेवल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद होती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई और ये प्रावस्थाएं मुक्त जीवी है अथवा दूसरों पर निर्भर करती है के अनुसार विभिन्न होती है। युग्मनज यानी 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित यानी n बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक यानी नर तथा मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। 2.5 जंतु जगत यानी एनिमेलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक है जो बहुकोशिक है और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं।
जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। 2.6 विषाणु यानी वायरस, वायरॉइड यानी प्रोंसक, प्रियोन तथा लाइकेन। व्हिटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रोंसक यानी प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला। डमित्री इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका नाम माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बिजेनरिक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस यानी तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम यानी संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टानले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरल अथवा जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण यानी अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उपकायों, जिन्हें पेटी कोशक यानी कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पिस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों को एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा शीरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण है। वायरॉइड। सन 1971 में टियोडाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था तथा जिसके कारण पोटेंडो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता था। वायरॉइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम था। प्रोंसक यानी प्रियोन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड वाले प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गईं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोंसक कहा गया। प्रोंसक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोवाइन एंजियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड़ का रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार सीआर जैकब रोग होता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटकों को माइक्रोवायंट कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें 2 विभिन्न जीव है। लाइकेन प्रदूषण की बहुत अच्छे संकेत है। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। सारांश।
सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। व्हिटेकर ने इसके बाद एक वृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जातिवृत्तीय संबंध है। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया, जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजिलेट, यूग्लिनॉइड, अपंकवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्ली में कोशिकाबंध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई यानी कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा डिटिरोमाइसिटीज आते हैं। प्लांटी यानी पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणीसम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिक जीव जैसे वायरस तथा वेरोइड एवं लाइकन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। विद्यार्थियों, तो हमने 11वीं कक्षा की अध्याय 2 की NCERT बुक का पूरी की पूरी ऑडियो बुक कवर अप कर दी है। आशा है आपको ये ऑडियो बुक बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके नीट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम। 11th में तो बोर्ड होती नहीं है, 12वीं में होती है। और मैंने 12th की, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो मैंने 12th की ऑडियो बुक भी यहाँ पे पूरी की पूरी इसी चैनल पे कवर अप करके रख दी है, प्लेलिस्ट में पड़ी ही है। अगर आप 11th के हो तो भी कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जब आप 12th में आओ तो ये जो ऑडियो बुक है आपके बहुत ही बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही आपकी मदद करे, ताकि झट से आप मिनटों की गिनतियों में आपके एग्ज़ाम के लिए